Hello everyone, welcome to Aspirant Dream Civil Services. Hope so you all are doing good and preparation is going well. Today I am going to discuss part 3 for the super test series paper 2. ये टेस्ट सीरीज जो है प्रीवियस वीडियोस के बेसिस पे प्रोवाइड की गई है, जो 3 थ्योरी क्लासेस ऑलरेडी कवर कर दी गई हैं और साथ ही साथ 2 सुपर टेस्ट सीरीज हमने प्रोवाइड कर दी है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 फॉर पेपर 2 के लिए भी और पेपर 1 के लिए भी। तो अगर आपने वो अच्छे से वीडियोस देखी होंगी तो आज आप जो है मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है, बीपीएससी पब्लिक एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर एग्जाम्स के नाम से है वो प्लेलिस्ट, आप उसको ज़रूर देख लीजिए। और साथ ही साथ अगर आपने अपने कॉन्सेप्ट बिल्डअप किए हैं तो आज के पेपर में आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है रिलेटेड विथ थ्योरी एंड सुपर टेस्ट सीरीज तो वीडियो खत्म होने के बाद आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पुट कर सकते हैं। आवर टीम विल रिप्लाई यू सून। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए फॉर द इम्पोर्टेंट डाटा रिलेटेड विद दिस एग्जाम, जो एस्पायरेंट ड्रीम सिविल सर्विसेज के नाम से है और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइडेड है। प्री रिलेटेड जो वीडियोस हैं उसका पीडीएफ आपको अभी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, सिर्फ सुपर टेस्ट सीरीज का ही हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी क्लास से सीखिए, कॉन्सेप्ट सीखिए वहाँ से, और जो भी वहाँ पर इंपॉर्टेंट डाटा हम पढ़ा रहे हैं उसको ज़रूर सुनिए और उसको एग्जाम के लिए अच्छे से रिवाइज करते रहिए, वहीं से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो आप थ्योरी के लिए पीडीएफ अभी डिमांड कर रहे हैं तो हम थ्योरी के लिए अभी पीडीएफ नहीं दे पाएंगे, बिकॉज थ्योरी के लिए हम आपको अपडेटेड नोट देंगे विद करंट अफेयर्स एग्जाम डेट अनाउंस होने के बाद। और सुपर टेस्ट सीरीज के आपको पीडीएफ हमने प्रोवाइड कर दिए हैं टेलीग्राम चैनल पर, तो आप वहां से जाकर उसको सॉल्व करिए टेस्ट को। पहले वीडियो को सुनिए ध्यान से, सारा एक्सप्लेनेशन सुनिए और अपनी रिवीजन करने के लिए उस पीडीएफ को यूज़ कीजिए और वहां पर जाकर अपने आंसर टिक करिए, सो दैट आपका जो ये कॉन्सेप्ट है और सारे टॉपिक्स है अच्छे से कवर हो जाए और आपको सब याद रहे एग्जाम तक। सो स्टार्ट करते हैं आज की टेस्ट सीरीज के साथ। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज जो क्वेश्चन के साथ आंसर और एक्सप्लेनेशन भी हम डिस्प्ले करेंगे फॉर द हियरिंग कैंडिडेट्स, जिनको हियरिंग की थोड़ी प्रॉब्लम है, स्पेशल कैंडिडेट्स है, तो वो भी इस वीडियो को सुन सकें, उसके लिए हम ये वीडियो आज आंसर के साथ आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये क्वेश्चन आंसर जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में रहेगा, तो हिंदी मीडियम भी ज़्यादा से ज़्यादा इसको सॉल्व करिए, बिकॉज आपको इतना अच्छा इंपॉर्टेंट डाटा कहीं और नहीं मिल पाएगा। तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स को भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है वो भी अपने डाउट जो है वो कमेंट सेक्शन में वीडियो खत्म होने के बाद पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज प्लास्टिक कचरे से सड़कों की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू फॉर द प्लास्टिक वेस्ट टू रोड्स प्रोसेस? ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन इज पॉलीइथाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन और पॉलीस्टायरीन से बने प्लास्टिक कचरे को 2.36 मिलीमीटर से 4.75 मिलीमीटर के आकार में काटा जाता है। प्लास्टिक वेस्ट मेड आउट ऑफ पॉलीइथाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन एंड पॉलीस्टायरीन कट इनटू द साइज बिटवीन 2.36 mm टू 4.75 mm। बी ऑप्शन है कुल मिश्रण को 160 डिग्री सेल्सियस के तापमान तक गर्म किया जाता है। द एग्रीगेट मिक्स इज हीटेड अप टू टेम्परेचर ऑफ 160 डिग्री सेल्सियस। सी ऑप्शन है प्लास्टिक कचरा 30 से 60 सेकंड के भीतर एकत्रीकरण पर लेपित है। द प्लास्टिक वेस्ट कोटेड ओवर द एग्रीगेशन विद इन 30 to 60 सेकेंड्स। डी ऑप्शन है बिटुमिन के साथ प्लास्टिक अपशिष्ट लेपित समग्र मिश्रण है। द प्लास्टिक वेस्ट कोटेड एग्रीगेट मिक्स विद द बिटुमिन। एंड इस उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर इज बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। जो प्लास्टिक वेट होता है वो पॉलीइथाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन एंड पॉलीस्टायरीन रेजिन से बना होता है। उसको क्या करते हैं, सबसे पहले स्मॉल पीसेस में कट किया जाता है 2.36 mm से 4.75 mm तक विद द हेल्प ऑफ श्रेडिंग मशीन की मदद से। उसके बाद जो उसका एग्रीगेट मिक्स होता है उसको हीट किया जाता है विद द टेम्परेचर ऑफ 165 डिग्री सेल्सियस। तो इसके लिए 165 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, किस लिए? ताकि उसकी वीक बॉन्डिंग ना रहे जो वहाँ पर प्लास्टिक वेस्ट है, और उसको ट्रांसफ़र किया जाता है उसके बाद मिक्सिंग चैम्बर में। उसके बाद जो प्लास्टिक कचरा होता है वो 30 से 60 सेकंड के अंदर अंदर बॉन्डिंग हो जाती है उसकी, वो कोटेड हो जाता है। उसके बाद जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको मिक्स करते हैं बिटुमिन के साथ। तो मिक्स एग्रीगेट जो बनाते हैं बिटुमिन के साथ उसको यूज़ किया जाता है फॉर द रोड कंस्ट्रक्शन।
Question number 2 is which of the following statements are correct related with the Plastic Waste Management Amendment Rule 2021? प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको सही कथन बताना है, सही स्टेटमेंट बतानी है. ऑप्शंस आर ए, नियम 2 के अनुसार ब्रांड मालिक और अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा पर लागू संशोधित नियम. A option is amended rule applicable on the brand owner and waste processing facility as per the rule 2 of this amendment act. B is गैर बुना प्लास्टिक बैग और फाइबर की परिभाषा नियम 3 में पेश की गई है. Definition of the non-woven plastic bag and fiber was introduced in the rule 3. C है नियम 4 के अनुसार केवल कैरी बैग की मोटाई बदल दी जाएगी. द थिकनेस ऑफ ओनली कैरी बैग विल चेंज एज पर द रूल 4. ई ऑप्शन है नियम 4 उपनियम 3 के अनुसार कंपोस्टेबल प्लास्टिक वस्तुओं पर कोई प्रतिबंध नहीं है. नो प्रोहिबिशन ऑन द कंपोस्टेबल प्लास्टिक कमोडिटीज एज पर द रूल 4 सब रूल 3. ई इज नन और मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन. कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दीजिए सभी. आंसर इज ई ऑप्शन. यहाँ पर सारी स्टेटमेंट जो है वो सही है. जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021 है, इसके ऊपर मैंने थ्योरी क्लास में पूरा डिटेल में आपको बताया. अगर आपने वो नहीं देखा है वो भी देख लीजिएगा. यहाँ पर मैं एक्सप्लेनेशन भी आपको थोड़ी प्रोवाइड कर देती हूँ. तो ये जो अमेंडेड रूल था ये ब्रांड ओनर और वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज के ऊपर अप्लाई किया गया था, उनके ऊपर इसको लागू किया गया था एज पर द रूल 2 के हिसाब से. और जो डेफिनेशन है नॉन वोवन प्लास्टिक बैग और फाइबर की, उसको रूल 3 के अंदर लागू किया गया था. और रूल 4 के अंदर जो थिकनेस होती है कैरी बैग की, उसको चेंज कर दिया जाएगा. ये किसके अंदर मेंशन था? रूल 4 के अंदर. और रूल 4 का सब रूल 3 जो है उसके अंदर ये मेंशन किया गया था कि जो भी कंपोस्टेबल प्लास्टिक की कमोडिटीज है उसके ऊपर कोई भी प्रोहिबिशन नहीं लगाई जाएगी, कोई भी रोक नहीं लगाई जाएगी. Question number 3 is the process of burning municipal solid waste under the suitable temperature and condition in a specific furnace is called as which of the following? एक विशिष्ट भट्टी में नगर पालिका के ठोस कचरे को उपयुक्त तापमान और परिस्थितियों में जलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है रिसाइकलिंग, बी इज वर्मी कंपोस्टिंग, सी लैंडफिल, डी इंसनरेशन एंड ई नन और मोर देन वन ऑफ द अबव. तो आप सभी इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में दीजिए. ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन. आंसर है इसका डी ऑप्शन इंसिनरेशन. तो इंसिनरेशन क्या होता है? इसमें हाई टेम्परेचर बर्निंग की जाती है वेस्ट की. जो भी कचरा होता है उसको, अपशिष्ट कचरे को उच्च तापमान में उसका दहन करते हैं. एंड इट इज आल्सो नोन एज द कंट्रोल फ्रेम कंबशन भी इसको बोला जाता है और कैल्सिनेशन भी बोला जाता है. तो ये जो टेक्नोलॉजी होती है ये डिस्ट्रॉय कर देती है, खत्म कर देती है जो भी ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं किसी भी वेस्ट मटेरियल के. तो ये जो नई टेक्निक है इसको डेवलप किया गया था फॉर द बर्निंग प्रोसेसेस, जिसको एनर्जी जनरेटिंग मेथड्स के लिए भी यूज किया जाता है. तो इसका उपयोग जो है वो ऊर्जा पैदा करने वाली विधियों के रूप में भी किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द जीरो वेस्ट मैनेजमेंट? शून्य अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन इज जीरो वेस्ट इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल focused on the waste prevention that encourages the redesign of resource life cycle so that all products are reused. तो जो शून्य अपशिष्ट रोकथाम का केंद्रित सिद्धांतों का एक समूह है वो संसाधन जीवन चक्र के पुनः डिजाइन को प्रोत्साहित करता है ताकि सभी उत्पादकों का पुनः उपयोग किया जा सके. बी ऑप्शन इज जीरो वेस्ट रेफर टू वेस्ट प्रिवेंशन एज अपोज टू द एंड ऑफ लाइफ वेस्ट मैनेजमेंट. तो जीरो वेस्ट का तात्पर्य कचरे की रोकथाम से है जो एंड ऑफ लाइफ अपशिष्ट प्रबंधन के विपरीत है. सी सेग्रीगेशन ऑफ गार्बेज एट द सोर्स, स्रोत पर कचरे का पृथक्करण. डी इज इन अ जीरो वेस्ट सिस्टम मटेरियल विल बी रीयूज्ड अंटिल द ऑप्टिमम लेवल ऑफ कंजप्शन. शून्य अपशिष्ट प्रणाली में से उपयोग के इष्टतम स्तर पर सामग्री का पुनः उपयोग किया जाएगा. इज नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दीजिए सभी.
आंसर इज ई ऑप्शन, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसमें सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। देखते हैं कि जीरो वेस्ट क्या होता है। एक प्रिंसिपल होता है जिसमें फोकस किया जाता है वेस्ट प्रिवेंशन को, जो एनकरेज करती हैं, रीडिज़ाइन करती हैं जो भी रिसोर्सेज ऑफ लाइफ साइकिल है। तो इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट्स को रिसाइकल किया जाता है ताकि उनको दोबारा से इस्तेमाल किया जा सके, रीयूज़ किया जा सके। तो ज़ीरो वेस्ट जो होता है, इसकी एक डेफिनेशन ये भी है कि जो वेस्ट प्रिवेंशन होती है, मतलब जो कचरा है उसको रोकने के लिए एज अपोज टू इट्स एंड ऑफ लाइफ, कि उसकी लाइफ ख़त्म ना हो जाए, तो इसलिए उसका वेस्ट मैनेजमेंट किया जाता है। तो जो सेग्रीगेशन होती है गार्बेज की, उसको सोर्स से उसकी सेग्रीगेशन करते हैं, उसको अलग अलग करते हैं एज पर द प्रायोरिटीज। तो जीरो वेस्ट सिस्टम में क्या होता है कि जो मटेरियल होता है उसको दोबारा से रीयूज किया जाता है, मतलब उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं अंटिल द ऑप्टिमम लेवल ऑफ इट्स कंजप्शन। तो जब तक उसकी जो कंजप्शन लेवल है, उसको इस्तेमाल करने का लेवल है, वो रीच ना हो जाए, तब तक उसको रीयूज किया जाता है। Question number 5 is how many main components are there in integrated waste management? एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन में कितने मुख्य घटक होते हैं? ऑप्शंस है A3 यानी 3, B5 5, C7 7 और D9 no, and E is none or more than one of the above. So try to give your answer in the comment section. Comment section में आंसर दीजिए सभी। आंसर इज ए ऑप्शन 3। तो जो इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी होती है, उसके अंदर मेन 3 कंपोनेंट होते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो सोर्स है उससे रिडक्शन किया जाता है, रिसाइकलिंग की जाती है, फिर उसका डिस्पोजल किया जाता है। तो जो भी तीनों टाइप्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में। इसको पूरा डिटेल में जानने के लिए आप थ्योरी क्लास 1 देखिए, वहाँ पर मैंने पूरा डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया है। Question number 6 is plastic means material which contain as an essential ingredient a high polymer such as। प्लास्टिक का अर्थ ऐसी सामग्री से है जिसमें एक आवश्यक घटक के रूप में एक उच्च बहुलक होता है, जैसे कि ए एक्राइलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टाइरिन, बी पॉलीफिनाइलिन ऑक्साइड, सी पॉलीकार्बोनेट, डी polybutylene terephthalate, and E is none or more than one of the above. So try to give your answer. Comment section में आंसर दीजिए सभी। आंसर है इसका ई ऑप्शन, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो प्लास्टिक का मतलब होता है वो मटेरियल जिसके अंदर एसेंशियल ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स होते हैं हाई पॉलीमर के, जैसे कि इसके एग्जांपल है पॉलीथाइलिन टेरापेथाइलेट पीईटी, हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन HDPE, विनाइल V से डिनोट करते हैं इसको, लो डेंसिटी पॉलीथाइलिन LDPE, पॉलीप्रोपाइलिन PP, पॉलीस्टायरीन रेजिन PS। तो जो ये मल्टी मटेरियल्स होते हैं जैसे कि एक्राइलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइनिन स्टायरीन ABS, पॉलीफिनाइलिन ऑक्साइड PPO और पॉलीकार्बोनेट PC एंड पॉलीब्यूटाइलिन टेरिपेथालेट इज PBT। तो ये मैंने पूरा डिटेल में थ्योरी में समझाया था, आप थ्योरी क्लास को जरूर देख लीजिए। Question number 7, which of the following statement is are not correct regarding the effect of plastic waste? प्लास्टिक कचरे के प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए ऑप्शन इज रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स ओनली इन एनिमल्स नॉट इन ह्यूमंस। केवल जानवरों में ही प्रजनन संबंधी समस्याएं इंसानों में नहीं हैं। बी इज बर्निंग ऑफ प्लास्टिक लाइक PVC रिलीज द डायोक्सिन एंड फ्यूरोन। PVC जैसे प्लास्टिक को जलाने से डायोक्सिन और फ्यूरिन निकलता है। C इज कॉज प्रॉब्लम फॉर द ग्राउंड वाटर रिचार्ज। भूजल पुनर्भरण के लिए समस्याएं पैदा करता है। D है इट डिस्टर्ब द सोइल माइक्रोब एक्टिविटी एंड डिस्ट्रॉय द सोइल फर्टिलिटी। यह मृदा सूक्ष्म जीव गतिविधि को परेशान करता है और मिट्टी की उर्वरता को खराब करता है। E इज नन और मोर देन वन ऑफ द अबव। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। सो ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर है इसका ए ऑप्शन। तो नोट करेक्ट पूछा था, इसमें से रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम जो है और वो वहाँ पर गिवन है कि सिर्फ ह्यूमन में होती है, एनिमल्स में नहीं, तो ये दोनों में पाई जाती है। तो जो कन्वेंशनल प्लास्टिक्स होते हैं वो इन्वायरमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं, जैसे कि रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स भी हैं इंसानों के अंदर भी और जानवरों के अंदर भी। तो जो प्लास्टिक्स होते हैं इसकी जो बर्निंग की जाती है, जैसे कि PVC प्लास्टिक है, तो ये डायोक्सिन और फ्यूरोन जो है रिलीज करता है ऑन इट्स बर्निंग।
तो डायऑक्सिन मैंने आपको बताया था एक इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट होता है जिसके एग्जाम्पल हैं पीओपी, पीसीडीसी एंड पीसीडीएफएस। तो प्लास्टिक बैग जो होते हैं वो फूड स्टफ को कंटेमिनेट करते हैं, बिकॉज अगर हम प्लास्टिक बैग्स की केयरलेस डिस्पोजल कर देते हैं तो वो ड्रेन्स वगैरह को चोक कर देते हैं, रोक देते हैं, और पोरोसिटी भी जो है सॉइल की उसको भी ब्लॉक कर देते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को खराब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज द ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट वॉज एंटाइटल्ड एज। ब्रुटलैंड आयोग की रिपोर्ट का हकदार इसमें से क्या है? ए इज लिमिट टू ग्रोथ, बी इज ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, सी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डी आर कॉमन फ्यूचर एंड ई नन और मोर देन वन ऑफ द अबव। ए है विकास की सीमाएं क्या हैं, बी कॉमन्स की त्रासदी, सी सतह विकास एंड डी हमारा सामान्य भविष्य एंड ई उपरोक्त या उपरोक्त में से एक से अधिक। सो ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन में, आंसर दीजिए सभी। आंसर है इसका डी ऑप्शन। तो ब्रुटलैंड कमीशन की रिपोर्ट का टाइटल आपको याद रखना है आर कॉमन फ्यूचर। और मोर एक्सप्लेनेशन के लिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखिए, वहाँ का जो डाटा हम देते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो उसको भी साथ के साथ पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ड्यूटीज ऑफ वेस्ट जनरेटर। तो वेस्ट जनरेटर के कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए ऑप्शन इज मैक्सिमाइज जनरेशन एंड सैग्रीगेट, पीढ़ी को अधिकतम करें और अलग करें। बी इज हैंड ओवर द सैग्रीगेटेड प्लास्टिक टू रजिस्टर वेस्ट पिकर्स, रजिस्टर रिसाइकलर और द वेस्ट कलेक्शन एजेंसीज। तो अलग किए गए प्लास्टिक को पंजीकृत कचरा बीनने वालों और पंजीकृत पुनर्चक्रकर्ताओं या कचरा संग्रहालय एजेंसियों को सौंप दे। सी ऑप्शन इज पे सच यूजर फी और चार्ज एज मे बी स्पेसिफाइड इन द बायलॉज ऑफ द लोकल बॉडीज। तो जो भी स्थानीय निकाय हैं उपनियमों में निर्दिष्ट उपयोगकर्ता शुल्क या शुल्क का भुगतान करे, ऐसा दिया हुआ है। डी इज एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट in open space which involve services of the food stuff in plastic or multi-layered packaging shall segregate and manage the waste। तो खुले स्थान में एक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति जिसमें प्लास्टिक या बहुस्तरीय पैकेजिंग में खाद्य सामग्री की सेवा शामिल है कचरे को अलग और प्रतिबंध करे। इज नन और मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, नॉट करेक्ट बताना है आपको। आंसर इज ए ऑप्शन। तो इसमें ए ऑप्शन जो है वो गलत है, यहाँ पर मिनिमाइज जनरेशन एंड सैग्रीगेशन आएगा। तो जो भी वेस्ट है उसको कम से कम जनरेट करे, पैदा करे और कम उसको सैग्रीगेट जो है वो ताकि हमें कम करना पड़े। तो जो भी सैग्रीगेटेड प्लास्टिक होता है उसको हैंड ओवर करना चाहिए, जो भी रजिस्टर्ड वेस्ट पिकर्स होते हैं और रजिस्टर्ड रिसाइकलर्स होते हैं उन एजेंसीज को इसको सौंप देना चाहिए। और जो पे यूज़र्स हैं उनको अपनी फीस टाइमली चार्जेस जो है जो बायलॉज में मेंशन है लोकल अथॉरिटीज़ के द्वारा उसको पे करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। और हर एक पर्सन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि कोई भी अगर वो इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहा है ओपन स्पेसिस में तो वो सर्विस ऑफ फूड स्टफ वगैरह अगर प्लास्टिक में प्रोवाइड कर रहा है तो उसको प्लास्टिक जो वेस्ट वहाँ से जनरेट होता है उसको सेग्रीगेट करे और उसकी मैनेजमेंट करे प्रॉपरली। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी थ्योरी क्लास को भी ज़रूर देख लें। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, सभी अपना कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आप कितना थ्योरी क्लास से गेन कर पा रहे हैं, कितना आपके माइंड में रह रहा है चीज़ें। वीडियो को सुनना है, उसको रिवाइज करना है और सबसे ज़रूरी है आपके माइंड में वो चीज़ छप जानी चाहिए, याद रहनी चाहिए। यही मेन पर्पज़ है ताकि आप एग्जाम में सब चीज़ें रिकॉल कर सके, याद रख सके और एग्जाम को क्रैक कर सके। क्वेश्चन नंबर 10 है अंडर द गृह रेटिंग नॉर्म्स अ बिल्डिंग सिक्योरिंग 57 point on a 100 point scale will be assigned which of the following star ratings। तो गृह रेटिंग मानदंडों के तहत 100 अंक के पैमाने पर 57 अंक हासिल करने वाले भवन को निम्नलिखित में से कौन सी स्टार रेटिंग दी जाएगी? ऑप्शंस हैं A1, B3, C4, D5 एंड E none और more than one of the above। So try to give your answer, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए सभी अपना। आंसर इज बी ऑप्शन 3 स्टार। तो गृह क्या होता है? इट इज़ अ ग्रीन रेटिंग फॉर द इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। तो इसमें जो 1 स्टार है वो डिनोट करता है
25 to 40 नंबर्स को, और 2 स्टार 41 से 55 रेटिंग को करता है डिनोट, 3 स्टार 56 से 70 और 4 स्टार 71 से 85, और जो 5 स्टार रेटिंग होती है इट इज़ अबाउट 86 और इससे ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 11 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स दैट इज पीओपीज। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी कार्बनिक प्रदूषण पीओपी के उदाहरण हैं? ए इज पेस्टिसाइड एल्ड्रिन, बी इज क्लोरोडेन, सी डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन दैट इज डीडीटी, D is hexachlorobenzene and E none or more than one of the above. So try to give your answer. Comment section में आंसर दीजिए। आंसर है इसका ई ऑप्शन, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स होते हैं इनको फॉरएवर केमिकल्स भी कहा जाता है, और ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो रेजिस्टेंट होते हैं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के लिए, मतलब को इनको जो है वो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इनकी ईजिली नहीं होती लाइक केमिकल, बायोलॉजिकल और फोटोलाइटिक प्रोसेसेस के बेसिस पे। तो ये जो टॉक्सिक एलिमेंट्स या केमिकल्स होते हैं ये ह्यूमन की इफेक्ट के ऊपर एडवर्स इफेक्ट डालते हैं, बुरे प्रभाव डालते हैं, और साथ ही साथ इन्वायरमेंट के ऊपर भी। तो जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं इसके एग्जाम्पल याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। ये एल्ड्रिन है, क्लोरोडेन है, डीडीटी है, डाई एल्ड्रिन है, एंड्रिन है, हेप्टाक्लोर है, हेक्साक्लोरोबेंजीन एंड मायरेक्स है। क्वेश्चन नंबर 12 इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए ऑप्शन इज वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस, बी इज वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च विश्व जल दिवस 22 मार्च, सी इज वर्ल्ड फॉरेस्ट डे 21 अप्रैल विश्व वन दिवस 21 अप्रैल, डी इज वर्ल्ड हैबिटेट डे फर्स्ट मंडे ऑफ फरवरी ईच ईयर विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष फरवरी का पहला सोमवार, ई इज नन और मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। आंसर है इसका ई ऑप्शन, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसमें जो वर्ल्ड फॉरेस्ट डे है वो 21 मार्च को मनाया जाता है, और वर्ल्ड हैबिटेट डे है वो फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर को मनाया जाता है हर साल। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन गलत हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया। अदर 3 ऑप्शन जो स्टार्टिंग वाले ऑप्शन है उसको आप एज इट इज लर्न कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, डेट भी पूछ सकते हैं आपसे। क्वेश्चन नंबर 13 is which of the following pair is are not correctly matched regarding the composition of municipal solid waste of India। भारत में म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए इज ऑर्गेनिक 40 to 60%, कार्बनिक 40 से 60%, बी इज प्लास्टिक ग्लास मेटल ईच लेस देन 1%, प्लास्टिक कांच धातु प्रत्येक 1% से कम, सी इज रिसाइक्लेबल 17.5%, पूर्ण चक्रण दैट इज 17.5%, डी इज पेपर दैट इज 10 to 20%, पेपर 10 से 20%, एंड ई इज नन और मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। आंसर है इसका डी ऑप्शन पेपर। तो पेपर की यहाँ पे कॉम्पोजिशन गलत दी हुई है, इसमें 3 से 6% जो है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के रिगार्डिंग पेपर की कॉम्पोजिशन मेंशन है। ये मैंने थ्योरी में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया था, अगर आपने थ्योरी क्लास नहीं देखी है तो वहाँ से पूरी एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 स्वच्छ भारत अभियान was launched on the occasion of महात्मा गांधी's birth anniversary, which one was it is? स्वच्छ भारत अभियान महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर शुरू किया गया था, वह कौन सा है? ए ऑप्शन इज 100th birth anniversary, बी इज 150th birth anniversary, सी 125th birth anniversary, D 145th birth anniversary, E none or more than one of the above. Try to give your answer in the comment section में आंसर दीजिए सभी। आंसर है इसका डी ऑप्शन 145th birth anniversary। तो 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान को ऑफिशियली लॉन्च किया गया था। कहाँ से? राजपथ, न्यू दिल्ली। बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी। तो ये 150 बर्थ एनिवर्सरी थी महात्मा गांधी जी की।
Question number 15. The Indian government has made the toilets a priority and has pledged that every household will have a toilet by which year? भारत सरकार ने शौचालय को प्राथमिकता दी है और वादा भी किया है कि किस वर्ष तक हर घर में शौचालय होगा. ऑप्शंस हैं ए 2017, बी 2019, C 2022 and D is 2025 and E none or more than one of the above. So try to give your answer. Comment section में आंसर दीजिए सभी. आंसर इज बी ऑप्शन 2019. तो गवर्नमेंट ने जो टॉयलेट्स है उसको बनाने की प्रायोरिटी दी गई थी और ये प्लेज किया था कि हर एक हाउस होल्ड में हर एक घर में एक टॉयलेट होगा 2019 तक. क्वेश्चन नंबर 16. When did Hazardous Waste Management Act enacted in India? भारत में खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ था? ऑप्शंस आर ए 1985, बी 1974, सी 1989, डी 2000, ई नन और मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए सभी. आंसर इज सी ऑप्शन 1989. तो जो हैजर्डस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल है ये फोर्स में एग्जिस्टेंस में आया था 1989 में इंडिया के अंदर और इससे क्या किया जाता है सेफ मैनेजमेंट की जाती है जो भी हैजर्डस वेस्ट है उनकी. और एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग दिस पूरी एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए आप थ्योरी वीडियो को जरूर देखिए. क्वेश्चन नंबर 17. विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटिव कंट्रीब्यूशन percentage of greenhouse gases to global warming is decreasing order is correct? तो ग्लोबल वार्मिंग में ग्रीन हाउस गैसों के घटते क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शंस आर ए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 12, बी इज मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC12 एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सी इज नाइट्रस ऑक्साइड, CFC12 एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, D is CFC12, carbon dioxide, methane and nitrous oxide. E is none or more than one of the above. So try to give your answer. Comment section में आंसर दीजिए. तो सही आंसर है ए ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मीथेन आएगा, देन नाइट्रस ऑक्साइड, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन 12. तो ग्रीन हाउस गैसेज जो होती हैं वो गैसेज होती हैं जो ऑब्जर्व कर लेती हैं और एमिट भी करती हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस को इन द वेवलेंथ रेंज. तो जो वेवलेंथ रेंज होती है इट इज एमिटेड बाय द अर्थ ओनली. तो कार्बन डाइऑक्साइड जो 0.04% इसमें इसका कंट्रीब्यूशन है और नाइट्रस ऑक्साइड है उसके बाद, फिर मीथेन है और फिर ओजोन है. तो ये ट्रेसेस गैसेस हैं जो ऑलमोस्ट 0.1% है अर्थ एटमॉस्फेयर के. तो इसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कॉज होता है. तो प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेस के नाम आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछ सकते हैं. सबसे पहले है वाटर वेपर, फिर है कार्बन डाइऑक्साइड, देन मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड ओजोन. नंबर 18. Which of the following temperature is optimum for the incinerators when medical waste is incinerated? जब चिकित्सा अपशिष्ट को जलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा तापमान भस्मक के लिए इष्टतम होता है? ऑप्शंस हैं ए 800 डिग्री टू 1200 डिग्री सेल्सियस, बी इज 200 डिग्री टू 300 डिग्री सेल्सियस, सी इज 900 डिग्री टू 1600 डिग्री सेल्सियस, D is 1000 to 2000 degrees Celsius and E is none or more than one of the above. So try to give your answer. Comment section में सही आंसर दीजिए. Right answer is A option 800 डिग्री से 1200 डिग्री सेल्सियस. Question number 19. With reference to the standards for the treatment and disposal of biomedical waste, consider the following statements. बायोमेडिकल वेस्ट के उपचार और निपटान के मानकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन हैं उसको विचार कीजिए. वन इज देयर आर मेनली 5 टेक्नोलॉजी ऑप्शंस अवेलेबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट. जैव चिकित्सक अपशिष्ट के उपचार के लिए मुख्यतः 5 प्रौद्योगिकी विकल्प उपलब्ध हैं. सेकेंड इज autoclaving is a low heat thermal process and it uses steam for the disinfection of waste. ऑटोक्लेविंग एक कम गर्मी वाली थर्मल प्रक्रिया है और यह कचरे की कीटाणु शोधन के लिए भाप का उपयोग करती है. 3 is microwaving is a process
which disinfect the waste by the moist heat and steam generated by the microwave energy. माइक्रोवेविंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो माइक्रोवेव ऊर्जा द्वारा उत्पन्न नम गर्मी और भाप द्वारा कचरे की कीटाणु रहित करती है. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड. ऑप्शंस है A 1 ओनली, B 1 and 2 only, C 2 and 3 only, D 1 and 3 only, E is none or more than one of the above. So try to give your answer in the comment section. Comment section में आंसर दीजिए सभी. आंसर इज ई ऑप्शन, मोर देन वन ऑफ द अबव. तो मेनली 5 टेक्नोलॉजी हैं जो आपको याद रखनी है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट. तो सबसे पहले है केमिकल प्रोसेस, दूसरे नंबर पे है थर्मल प्रोसेसेस, 3 इज मैकेनिकल, 4th इज इरेडिएशन एंड 5th इज बायोलॉजिकल प्रोसेसेस. Number 20, according to Solid Waste Management Rule 2016, a landfill site should be at a distance of how many meters away from a pond. Solid Waste Management Rule 2016 के अनुसार एक लैंडफिल साइट एक तालाब से कितनी मीटर की दूरी पर होनी चाहिए. ऑप्शंस हैं A 100 मीटर, B 200 मीटर, C 300 मीटर, D 500 मीटर एंड E is none or more than one of the above. So try to give your answer. कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए. आंसर इज बी ऑप्शन 200 मीटर. तो जो न्यू रूल आया है उसके अकॉर्डिंगली जो लैंडफिल साइट होती है वो 100 मीटर दूर होनी चाहिए रिवर से, और 200 मीटर दूर होनी चाहिए तालाब से, और 500 मीटर दूर होनी चाहिए हाईवे से, और हैबिटेशन या पब्लिक पार्क या वाटर सप्लाई वेल हैं उन सब से भी, और 20 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए एयरपोर्ट से और एयर बेस से. नंबर 21, what are the 5 major pollutants regulated by the Clean Air Act circle that pose the greatest risk to the people in this country? स्वच्छ वायु अधिनियम द्वारा नियंत्रित 5 प्रमुख प्रदूषक कौन से हैं जो इस देश में लोगों के लिए सबसे बड़ा जोखिम पैदा करते हैं. A is कार्बन मोनोऑक्साइड, B is particulate matter, C सल्फर डाइऑक्साइड, D nitrogen dioxide and E is none or more than one of the above. So try to give your answer. Comment section में आंसर दीजिए सभी. Answer is E option, more than one of the above. तो 5 जो मेजर एयर पोल्यूटेंट्स हैं जो हवा को प्रदूषित करते हैं, these are regulated by the Clean Air Act. तो इनके नाम आपको याद रखने हैं. कौन कौन से पोल्यूटेंट्स हैं? ओजोन है, पर्टिकुलेट मैटर है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है. नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द वेस्ट सॉलिड मैनेजमेंट रूल ऑफ 2016. अपशिष्ट ठोस प्रबंधन नियम 2016 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है. A is the source aggregation of the waste has been mandated to channelize the waste to wealth by recovery, reuse and recycle. कचरे के स्रोत पृथक्करण को वसूली, पुनः उपयोग और पूर्ण चक्रण द्वारा कचरे को धन में बदलने के लिए अनिवार्य किया गया है. B option is responsibilities of the generators have been introduced to segregate the waste into 3 streams: wet, dry and domestic hazardous waste, and then hand over the segregated waste to the authorized rag pickers or the waste collectors or the local bodies. तो जो भी 3 धाराओं में गीला, सूखा और घरेलू खतरनाक कचरा है उसको अलग करके अधिकृत कचरा बिनने वालों को या कचरा संग्रहकर्ताओं को या स्थानीय निकाय को अलग किए गए कचरे को सौंपने के लिए जनरेटर की जिम्मेदारियों में पेश किया गया है. C is no person should throw the burn or bury the solid waste generated by him on the streets, open public spaces, outside his premises or in the drain or water bodies. D is generator will have to pay user fee to waste collector and for the spot fine for littering and non-segregation. E is none or more than one of the above. So try to give your answer. Comment section में आंसर दीजिए सभी. Answer is E option, none of the above. So all options are correct here. As it is आप इसको लर्न कर लीजिए और पूरी एक्सप्लेनेशन के लिए थ्योरी क्लास 1 को भी देखिए साथ में. Number 23, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, hereinafter referred to as the Ministry, notified Plastic Waste Management (PWM) Rule 2016 on which date?
तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जिसे इसके बाद मंत्रालय के रूप में संदर्भित किया गया था, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 को अधिसूचित करने की तिथि बताइए। ए ऑप्शन इज 18 मार्च 2016, बी 18 मार्च 2017, C 18 March 2018 and D is 18 March 2021 and E none or more than one of the above. So try to give your answer, comment section में आंसर दीजिए। आंसर इज ए ऑप्शन 18 मार्च 2016। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज है, इसको मिनिस्ट्री नोटिफाइड किया गया था फॉर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के लिए। और कब किया गया था? 18 मार्च 2016 को। Number 24, the ministry notified the solid waste management rule 2016 on which date? मंत्रालय ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 को अधिसूचित कब किया था? A is 8 मार्च 2016, B 22 अप्रैल 2017, C 16 सितंबर 2019 and D 23 दिसंबर 2021 and E is none or more than one of the above. So try to give your answer, comment section में आंसर दीजिए अपना। आंसर है ई नन ऑफ द अबव। तो इसमें से कोई आंसर नहीं है, बिकॉज मिनिस्ट्री ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 को 8 अप्रैल 2016 को नोटिफाई किया था। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है। इसमें जो प्लास्टिक वेस्ट है वो सॉलिड वेस्ट का पार्ट होता है, इसलिए ये रूल जो है वो दोनों के लिए अप्लाई किया गया था, फॉर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी इस कंट्री के अंदर। तो पूरी डिटेल के लिए आप जो है प्लास्टिक अमेंडमेंट रूल 2021 वाली इंपॉर्टेंट बुलेटिन वाली वीडियो जरूर देखें। नंबर 25, in exercise of power conferred by which section of Environment Protection Act 1986, central government declared the rule to amend the Plastic Waste Management Rule 2016। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की किन धाराओं द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 में संशोधन करने के लिए नियम बनाया था? ए है 2, 8 and 20 सेक्शन, B 6, 8, 25, C 9, 8, 14, D 4, 1, 19 and E is none or more than one of the above. So try to give your answer in the comment section में आंसर दीजिए सभी। आंसर इज बी ऑप्शन, सेक्शन 6, 8 and 25। तो इसमें जो पावर्स है इस रूल के अंदर वो कंफर्ट की गई थी बाय सेक्शन 6, 8 और 25 से विद द हेल्प ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो ये रूल जो है मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस किया था थ्योरी क्लास में, तो आप इस बुलेटिन को जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल ऑफ 2021? प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए है द मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, sale and the use of identified single-use plastic will be prohibited with effect from 1 जुलाई 2022। तो पहचाने गए एकल उपयोग वाले प्लास्टिक का निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंधित होगा। बी इज द परमिटेड थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक बैग करंटली 50 माइक्रोन, इट विल बी इंक्रीज टू 70 माइक्रोन फ्रॉम 30 सितंबर 2021 टू 100 माइक्रोन फ्रॉम 31 दिसंबर 2022। तो जो भी प्लास्टिक बैग है उसकी अनुमत मोटाई वर्तमान में 50 माइक्रोन को 30 सितंबर 2021 से और 70 माइक्रोन तक और 31 दिसंबर 2022 से 100 माइक्रोन तक बढ़ाई जाएगी। सी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड along with the state pollution bodies monitor the ban and identify the violations and impose the penalties already prescribed under the Environment Protection Act of 1986। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राज्य प्रदूषण निकायों के साथ प्रतिबंध की निगरानी करेगा, उल्लंघनों की पहचान करेगा और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पहले से निर्धारित दंड लगाएगा। D option is the Environment Ministry has notified the Plastic Waste Management Amendment Rule of 2021 which prohibit the specific single-use plastic item have the low utility and high littering potential by 2022। तो पर्यावरण मंत्रालय ने प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संशोधन नियम 2021 को अधिसूचित किया है, जो 2022 तक विशिष्ट एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं को
प्रतिबंधित करता है और जिसकी कम उपयोगिता और उच्च कूड़े की क्षमता है। इज नन और मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। आंसर इज बी ऑप्शन। तो इसमें बी ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो परमिटेड थिकनेस है प्लास्टिक बैग की वो करंटली 50 माइक्रोन है और वो 75 माइक्रोन इंक्रीज कर दी गई थी फ्रॉम 30 सितंबर 2021 से, और 120 मतलब 120 माइक्रोन कर दी जाएगी 31 दिसंबर 2022 से। क्वेश्चन नंबर 27, द नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स वॉज रिलीज्ड बाय विच मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड ऑन विच डेट। पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक जारी किया गया था, उसकी तिथि क्या है। ए ऑप्शन इज 17 अक्टूबर 2014, बी 17 अक्टूबर 2016, सी 17 अक्टूबर 2018 and D 17 October 2020 and E is none or more than one of the above. So try to give your answer in the comment section. आंसर दीजिए सभी। आंसर इज ए ऑप्शन 17 अक्टूबर 2014। क्वेश्चन नंबर 28, hyperthermophilic microorganisms prefer the temperature in excess of which of the following। हाइपरथर्मोफिलिक सूक्ष्म जीव से अधिक तापमान पसंद करते हैं, तो इसमें से कौन सा है। ए अबव 10 डिग्री सेल्सियस, बी अबव 80 डिग्री सेल्सियस, सी अबव 500 डिग्री सेल्सियस, डी अबव 1000 डिग्री सेल्सियस एंड ई इज नन और मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। आंसर इज बी ऑप्शन अबव 80 डिग्री सेल्सियस। तो जो हाइपर थर्मोफाइल्स होते हैं ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक्सट्रीमली हॉट इन्वायरमेंट के अंदर थ्राइव करते हैं फ्रॉम 60 डिग्री सेल्सियस अपवर्ड। तो इनको 60 डिग्री से ज़्यादा सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए सर्वाइव करने के लिए। तो जो ऑप्टिमल टेम्परेचर होता है एग्जिस्टेंस ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म वो अबव 80 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 29, द ट्रांजिशनल जोन दैट इज इकोटोन between the fresh water and terrestrial ecosystem is known as which of the following। मीठे पानी और स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र के रूप में कौन सा इसमें से जाना जाता है। ए ऑप्शन इज एपिलमैग्नेटिक जोन, 2 इज हाइपोरिक जोन, सी इज बैंथिक जोन, डी राइपेरियन जोन एंड ई इज नन और मोर देन वन ऑफ द अबव। सो गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आंसर इज डी ऑप्शन राइपेरियन जोन। तो राइपेरियन जोन क्या होता है, एक एरिया होता है विच इज द इंटरफेस बिटवीन जो लैंड और रिवर स्ट्रीम के बीच के जो एरिया को होता है उसको राइपेरियन जोन बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है प्रॉपर नोमेनक्लेचर होता है। टेरेस्ट्रियल जो बायोम्स होते हैं अर्थ के, टेरेस्ट्रियल होते हैं जो लैंड के ऊपर रहते हैं ऑर्गेनिज्म, तो उनका नोमेनक्लेचर इसमें प्रॉपर दिया गया है। और जो प्लांट हैबिटेट्स होते हैं, कम्युनिटीज़ होती हैं जो रिवर मार्जिन्स के अलोंग रहती हैं या बैंक के ऊपर, तो उनको राइपेरियन वेजिटेशन बोला जाता है और इसको हाइड्रोफिलिक प्लांट्स कैरेक्टरिस्टिक्स से कैरेक्टराइज किया गया है। बैंथिक जोन होता है वो होता है जो इकोलॉजिकल रीजन होता है एट द लोएस्ट लेवल ऑफ अ बॉडी ऑफ वाटर, जैसे ओशन, लेक या स्ट्रीम के जो लोएस्ट लेवल पे जो इकोलॉजिकल रीजन होता है उसको बैंथिक जोन बोला जाता है। और हाइपोरिक जोन होता है वो रीजन जो सेडिमेंट और पोरस स्पेस होता है बीनीथ द और अलोंग साइड द स्ट्रीम बेड। तो यहाँ पर मिक्सिंग होती है जो भी शैलो ग्राउंड वाटर या सरफेस वाटर होता है उन दोनों पानी की। जो एपिलिमियन सरफेस लेयर होती है वो टॉप मोस्ट लेयर होती है किसी भी थर्मली स्ट्रैटिफाइड लेक की। क्वेश्चन नंबर 30, which zone is the region of sediment and porous space beneath and alongside a stream bed where there is a mixing of shallow groundwater and surface water। जल धारा के नीचे और बगल में तलछट और झरझरा स्थान का क्षेत्र कौन सा है जहां उथले भूजल और सतही जल का मिश्रण होता है। ए इज एप्लीमेंटिक जोन, बी हाइपोरिक जोन, सी बैंथिक जोन, D riparian zone and E none or more than one of the above। So try to give your answer, comment section में आंसर दीजिए इस प्रोसेस का। आंसर इज बी ऑप्शन हाइपोरिक जोन, as I already explained this in the previous question। Question number 31,
मैच लिस्ट 1 विच इज़ ऑफ प्लेसेस एंड लिस्ट 2 इज़ ऑफ इंस्टीट्यूशन और डिपार्टमेंट। तो आपको सही मिलान सूची करनी है, सूची 1 की और सूची 2 की। फर्स्ट इज़ देहरादून अ फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, देहरादून भारतीय वन सर्वेक्षण। 2 इज़ कोलकाता एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। 3 इज़ जोधपुर बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण। 4th इज न्यू दिल्ली नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। चूज योर करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। नीचे गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ट्राई टू गिव योर आंसर, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। आंसर इज डी ऑप्शन। तो देहरादून में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश है, कोलकाता में बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जोधपुर में एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है और न्यू दिल्ली में नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज है। क्वेश्चन नंबर 32, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिलिकेट क्ले मिनरल एग्जिबिट द हाईएस्ट इंटरलेयर एक्सपेंशन। निम्नलिखित में से कौन सा सिलिकेट क्ले खनिज उच्चतम इंटरलेयर विस्तार प्रदर्शित करता है। ए इज क्लोराइट, बी इज मोंटमोरिलोनाइट, सी इज केलोनिनाइट, D is vermiculite and E is none or more than one of the above. So try to give your answer in the comment section में सभी आंसर दीजिए। Answer is B option montmorillonite। तो it is a very soft phyllosilicate group of minerals है ये। इसमें क्या होता है, ये प्रेसिपिटेट होता है वाटर सॉल्यूशन में से एज अ माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टल्स की तरह, जिसको क्ले भी बोलते हैं। Question number 33, the combined areas of Guru Ghasidas National Park and Tamor Pingla Wildlife Sanctuary were declared the Tiger Reserve in which state? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तामोर पिंगला वन्य जीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व घोषित किया है, कौन से राज्य में। ए इज पंजाब, बी हरियाणा, सी छत्तीसगढ़, D Kerala and E none or more than one of the above. So try to give your answer, comment section में आंसर दीजिए। आंसर इज सी ऑप्शन छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने कंबाइंड एरिया जो है गुरु घसीदास नेशनल पार्क का और तमिर पंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, इट इज डिक्लेयर्ड एज अ टाइगर रिजर्व। तो इसको अप्रूव कौन सी कमेटी करती है, कमीशन करती है, तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, स्टेट गवर्नमेंट के प्रपोजल को। तो ये भी एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। Question number 34, on 11th February 2020, World Health Organization made an official announcement of the name COVID-19 virus for the new coronavirus that has led to the recent pandemic. And this was for communicating to the public and it is not intended as a replacement for the official name. तो which of the following is correct official name given below? तो 11 फरवरी 2020 को विश्व संस्थान संगठन ने एक नए कोरोना वायरस के लिए कोविड-19 वायरस नाम की आधिकारिक घोषणा की थी, जिसके कारण हाल ही में महामारी हुई थी और यह जनता के से संवाद करने के लिए और आधिकारिक नाम के प्रतिस्थापन के रूप में अभी नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से सही आधिकारिक नाम है। ए इज ह्यूमन कोरोना वायरस 229E, बी इज मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस, C is severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, D is human coronavirus OC43 and E is none or more than one of the above. So try to give your answer, comment section में आंसर दीजिए, सभी important question है ये। Answer is C option, severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, that is SARS-CoV-2. Question number 35, which of the following test is approved by the Indian Council of Medical Research and does not require the sample from the nose or throat? निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा अनुमोदित है, इसके नाक या गले से नमूने की आवश्यकता नहीं है। ए ऑप्शन इज रिवर्स पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट, बी इज रैपिड एंटीबॉडीज टेस्ट, सी रैपिड एंटीजन टेस्ट, D TrueNet test and E is none or more than one of the above. So try to give your answer, comment section में आंसर दीजिए।
आंसर इज बी ऑप्शन, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। तो ABC-19 एक रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट है। ये एक इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट है कोविड-19 एक्सपोजर के लिए, जिसको डेवलप किया था यूके रैपिड टेस्ट कंसोर्टियम ने, और इसको मैन्युफैक्चर किया था एबिंगडन हेल्थ ने। तो ये लेटरल फ्लो टेस्ट है जो डिटरमाइन करता है कि पर्सन के अंदर अगर IgG एंटीबॉडीज हैं रिलेटेड विद द SARS-CoV-2 वायरस, जो कोविड-19 का कारण है। तो इसके लिए जो है सैंपल की ज़रूरत नहीं पड़ती है फ्रॉम द नोज एंड थ्रोट। फ्रेंड्स, अपना फीडबैक देते रहिए मेन कमेंट सेक्शन में कि आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं और आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 36, प्लास्टिक बैग आर द पोटेंशियल हैजर्ड टू द एनवायरनमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली डिस्क्राइब दिस स्टेटमेंट। प्लास्टिक बैग पर्यावरण के लिए एक संभावित खतरा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इसका सही वर्णन करता है। ए इज दे आर लाइट इन वेट एंड हैंस कॉज द न्यूसेंस बाय फ्लाइंग, ये वजन में हल्के होते हैं इसलिए उड़ने से परेशानी पैदा करते हैं। बी इज टॉक्सिक केमिकल्स आर यूज्ड इन देयर प्रोडक्शन, उनके उत्पादन में जहरीले रसायनों का उपयोग किया जाता है। सी इज दे आर नॉन रेजिस्टेंट टू हीट, वे गर्मी के लिए प्रतिरोधी नहीं हैं। डी इज दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, वे गैर बायोडिग्रेडेबल हैं। ई इज नन और मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन में, अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर इज डी ऑप्शन, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो फुल क्लैरिफिकेशन और एक्सप्लेनेशन के लिए आप प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट थ्योरी वाली क्लास 2 जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 37, अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम स्टमक पेन एंड इंडाइजेशन was advised by the doctor to take the probiotics. The probiotics help to increase which of the following? पेट दर्द और अपच से पीड़ित रोगी को डॉक्टर ने प्रोबायोटिक लेने की सलाह दी, तो प्रोबायोटिक मदद किसमें करता है। ए इज इट इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन। बी इज इट किल द हार्मफुल बैक्टीरिया इन द स्टमक, पेट में हानिकारक बैक्टीरिया को मार डालता है। सी इज इट प्रोवाइड द बेनिफिशियल बैक्टीरिया फॉर द हेल्दी डाइजेशन, स्वस्थ पाचन के लिए फायदेमंद बैक्टीरिया प्रदान करता है। डी इज इट डिक्रीजेज द एसिड सिक्रेशन एंड इंक्रीजेज द एंजाइमेटिक एक्टिविटी, एसिड स्राव को कम करता है और एंजाइमेटिक गतिविधि को बढ़ाता है। इज नन और मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन, आंसर दीजिए सभी। आंसर इज सी ऑप्शन, तो इट प्रोवाइड द बेनिफिशियल बैक्टीरिया फॉर द हेल्दी डाइजेशन। तो प्रोबायोटिक जो होते हैं लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्रमोटेड किए जाते हैं विद द क्लेम कि ये प्रोवाइड करेंगे हेल्थ के लिए बेनिफिट। तो ये अगर हम इनको कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, लेते हैं डाइट में, तो ये हेल्दी होते हैं और हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो ये इम्प्रूव करते हैं, जो भी रिस्टोरिंग गट फ्लोरा होता है उसको इम्प्रूव करते हैं, जो अच्छे बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर उनको ये इम्प्रूव करते हैं। तो इसलिए ये सेफ होते हैं कंज्यूम करने के लिए, और ये बैक्टीरिया होस्ट इंट्रैक्शन भी कॉज करते हैं। नंबर 38, द बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर अमंग द फॉलोइंग इज, निम्नलिखित में से सबसे अच्छा विद्युत चालक कौन सा है। ए गोल्ड, बी कॉपर, सी सिल्वर, डी एल्यूमिनियम एंड ई नन और मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। आंसर इज सिल्वर। तो सिल्वर एक बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है क्योंकि इसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ मूवेबल आइटम्स होते हैं, मींस फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक मेटल के अंदर, उतनी ज्यादा उसकी कंडक्टिविटी हाई होगी। क्वेश्चन नंबर 39, डॉक्टर्स रिकमेंडेड द रियल टाइम PCR टेस्ट फॉर कोविड-19 पेशेंट। डॉक्टरों ने कोविड-19 रोगियों के लिए रियल टाइम PCR परीक्षण की सिफारिश की थी। यह नैदानिक परीक्षण पता क्या लगाता है। ए कंप्लीट कोविड वायरस, पूर्ण कोविड वायरस, बी प्रोटीन ऑफ वायरस, सी RNA ऑफ वायरस, डी स्पेसिफिक एंटीजन ऑफ वायरस एंड नन और मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। आंसर इज सी ऑप्शन, RNA ऑफ द वायरस। तो RNA जो होता है वायरस का एक वायरस होता है जो जिसको राइबो न्यूक्लिक एसिड भी बोलते हैं, और ये जेनेटिक मटेरियल होता है। जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो यूजली सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होते हैं एंड दे कैन बी डबल स्ट्रैंडेड आल्सो। क्वेश्चन नंबर 40, द सब्सटेंसेस विद द pH लेस देन 7 आर, जिनका 7 से कम pH होता है वो पदार्थ कौन से हैं। 1 इज गैस्ट्रिक जूसेस, 2 कॉफी, 3 एप्पल जूसेस, 4 लिक्विड इन द कार बैटरी।
सो इसमें से आप ऑप्शन बताइए, A 1 and 2 only, B 1 3 and 4 only, C 1 2 and 3 only, and D 1 2 and 4 only, and E none or more than one of the above. So try to give your answer. कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दीजिए सभी. आंसर इज ई ऑप्शन, मोर देन वन ऑफ द अबव. तो जिनका पीएच जो है 7 होता है उसको न्यूट्रल बोलते हैं, और जो ग्रेटर देन 7 होते हैं एलिमेंट्स उसको बेसिक बोला जाता है, और लेस देन 7 जो होते हैं उनको एसिडिक बोला जाता है. तो कॉफ़ी जो है उसका पीएच 4.85 से 5.10 होता है. गैस्ट्रिक जूसेस का 1.5 से 3.5 होता है. एप्पल जूसेस का 3.35 से 4 होता है, और कार बैटरी का 0.7 होता है. Question number 41. Which of the following pair is not correctly matched related to the Forest Act? वन अधिनियम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए ऑप्शन इज इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, बी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, सी बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, and D Forest Conservation Act 1980, and D is none or more than one of the above. So try to give your answer. इसमें से नोट करेक्ट बताना है आपको कौन सा है. आंसर इज ई ऑप्शन, नन ऑफ द अबव. तो इसमें सारे ऑप्शन करेक्ट है. एज इट इज आप लर्न कर लीजिए. ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. डेट्स भी पूछी जाएंगी एग्जाम में. क्वेश्चन नंबर 42. द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC is an international treaty that came into force in which year? जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो कब लागू हुई थी? A is 21 March 1994, B 16 March 1999, C 18 March 2000, D 10 March 2005, and E is none or more than one of the above. So try to give your answer in the comment section में अपना आंसर दीजिए. आंसर इज ए ऑप्शन, 21 मार्च 1994. तो जो UNFCCC है ये एक इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ट्रीटी है जो डेंजरस ह्यूमन इंटरफेरेंस है क्लाइमेट सिस्टम के साथ उसको कॉम्बैट करती है, कंट्रोल करती है, और ये स्टेबलाइज भी करती है ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन को एटमॉस्फेयर के अंदर. क्वेश्चन नंबर 43. मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ. दिस इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ यह पहल किसके द्वारा शुरू की गई थी? ए इज वर्ल्ड बैंक, बी IUCN, C UNESCO, D UNFCCC, and E is none or more than one of the above. So try to give your answer. कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए सभी. आंसर इज डी ऑप्शन, UNFCCC. तो UNFCCC सेक्रेटरीट ने लॉन्च किया था क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ इनिशिएटिव 2015 में, और ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था इंडिविजुअल्स को अर्ज करने के लिए और कंपनीज को, गवर्नमेंट को, कि वो मेजर करें क्लाइमेट फुटप्रिंट को और रिड्यूस करें ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन को एज मच एज पॉसिबल. नंबर 44. व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड वैलिड फॉर ग्रांटिंग इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस फॉर माइनिंग प्रोजेक्ट? खनन परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी देने के लिए वैध अधिकतम अवधि क्या है? A is 10 year, B 20 year, C 25 year, and D 50 year. E none or more than one of the above. So try to give your answer. comment section में आंसर दीजिए. आंसर इज डी ऑप्शन, 50 ईयर. तो ये ड्राफ्ट जो है वो प्रोवाइड करता है इन्वायरमेंट क्लियरेंस वैलिडिटी 50 साल के लिए माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए और 15 ईयर्स फॉर द रिवर वैली प्रोजेक्ट. क्वेश्चन नंबर 45. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एपिजिक अर्थवर्म स्पीशीज? निम्नलिखित में से कौन सा एक एपिजिक केचुआ प्रजाति नहीं है? ए इज डेम्ब्रोबेना वेनिटा, बी इज एसिनिया एंड्री, सी डेंड्रोड्राइलस रुबिडियस, डी इज एसिनिला टेट्रिड्रा, एंड ई इज नन और मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए. आंसर इज ई ऑप्शन, नन ऑफ द अबव. तो इसमें सारे जो हैं वो इंक्लूडेड है एज एन एपिजिक अर्थवर्म स्पीशीज. तो एपिजिक अर्थवर्म स्पीशीज वो स्पीशीज होते हैं जो लिव करते हैं, रहते हैं सरफेस ऑफ सोइल पे इन द लीफ लिटर. और ये स्पीशीज जो होते हैं ये ब्यूरोज नहीं बनाते हैं और ये लीव करते हैं और फीड करते हैं जो भी लिटर लीव्स होती हैं, गिरी हुई पत्ते होते हैं उनको,
और ये जो एपिजिक अर्थवर्म होते हैं ये ब्राइट रेड और रेडी ब्राउन कलर के होते हैं, बट इनकी जो स्ट्राइप्स होती हैं वो नहीं दिखती हैं, तो ये आपको इसकी अपीयरेंस याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 46, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन इन विच ईयर? संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए सतत विकास लक्ष्यों में कौन सा वर्ष इसमें से है? ए इज 2012, बी 2015, सी 2018 एंड डी इज 2021, ई नन और मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। आंसर इज बी ऑप्शन 2015। तो एसडीजी गोल जो हैं दीज आर नोन एज द ग्लोबल गोल, और ये यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट किए थे 2015 में, और ये इट इज़ अ यूनिवर्सल कॉल एक्शन है टू एंड द पॉवर्टी और प्लैनेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और इनका टारगेट जो है वो 2030 तक ये सब टारगेट्स को अचीव करना है। तो इसके लिए हमने पूरी इंपॉर्टेंट डाटा आपको टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड किया गया था, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, एस्पायर ड्रीम सर्विसेज के नाम से है। नंबर 47, हाउ मैनी गोल्स एंड टारगेट्स आर देयर इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? जीजी में कितने लक्ष्य हैं? ए इज 15 एंड 129, बी 16 एंड 149, सी 17 एंड 169, डी 18 एंड 189, ई नन और मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। आंसर है सी ऑप्शन, 17 टारगेट्स हैं और 169 गोल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द थर्ड गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? सतत विकास लक्ष्य का तीसरा लक्ष्य क्या है? ए इज टू एंड द पॉवर्टी, बी जीरो हंगर, सी गुड हेल्थ एंड वेलबींग, डी जेंडर इक्वालिटी एंड ई इज नन और मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए सभी। आंसर इज सी ऑप्शन, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो इसमें हेल्दी लाइफ इंश्योर की गई है इस गोल में कि वेलबींग प्रमोट किया जाएगा सभी एजेस ग्रुप के लिए। नंबर 49, मोस्ट हैजर्डस मेटल पोल्यूटेंट ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट इज नोन एज? ऑटोमोबाइल निकास का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक कौन है? ए इज मरकरी, बी टिन, सी लेड, डी कॉपर एंड ई नन और मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। आंसर इज सी ऑप्शन, लेड। तो लेड एक हैवी मेटल है जो डेंसर होता है देन द मोस्ट मेटल्स, और ये रिलीज किया जाता है ड्यू टू द कंबशन ऑफ पेट्रोल, और ये यूज किया जाता है एज अ एंटी नॉक इन द पेट्रोल। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 50, बेसल कन्वेंशन 1989 वो डिजाइन टू फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? बेसल सम्मेलन को डिजाइन क्यों किया गया था? ए रिड्यूस द ग्लोबल वेस्ट जनरेशन, बी टू कंट्रोल द हैजर्डस वेस्ट जनरेशन, खतरनाक अपशिष्ट उत्पादन को नियंत्रित करने के लिए, या फिर वैश्विक अपशिष्ट उत्पादन को कम करने के लिए, सी इज टू डिटरमाइन द सेफ हैंडलिंग मेजर फॉर द हैजर्डस वेस्ट, खतरनाक कचरे के लिए सुरक्षित हैंडलिंग उपायों का निर्धारण करने के लिए, डी टू प्रिवेंट द ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजर्डस वेस्ट बिटवीन द नेशन, राष्ट्रों के बीच खतरनाक कचरे की सीमा पार आवाजाही को रोकने के लिए, is none or more than one of the above. So try to give your answer in the comment section. Comment section में अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर इज डी ऑप्शन, टू प्रिवेंट द ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजर्डस वेस्ट बिटवीन द नेशन। तो बेसल कन्वेंशन एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो डिजाइन की गई थी रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए जो भी मूवमेंट है हैजर्डस वेस्ट की बिटवीन द नेशन। स्पेशली ये ट्रांसफर जो है हैजर्डस वेस्ट का उसको रोकती है फ्रॉम डेवलप कंट्री से लेस डेवलप कंट्रीज को। फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडे सुपर टेस्ट सीरीज पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 को भी रिवाइज कर लीजिए अच्छे से, और साथ ही साथ थ्योरी क्लासेस को भी रिवाइज करते रहिए। उसका पीडीएफ अभी नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, तो आपको जो एक्सप्लेनेशन वीडियो में प्रोवाइड की गई है उसी से आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, वहीं से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सुनिए और उससे सीखिए और अपने एग्जाम में अप्लाई कीजिएगा। तो ऐसे ही आपकी सारी प्रिपरेशन यहाँ पर करवाई जाएगी। फुल सिलेबस आपका जल्दी कवर हो जाएगा एग्जाम से पहले, और साथ ही साथ सुपर टेस्ट सीरीज से आपकी पूरी प्रैक्टिस यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। तो आप भी ऐसे सपोर्ट
करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और ग्रुप्स तक पहुंचाइए। जैसे हम आपको सपोर्ट करें वैसे आप भी हमें सपोर्ट करिए और अपना फीडबैक देते रहिए रिगार्डिंग थ्योरी एंड सुपर टेस्ट सीरीज इन द कमेंट सेक्शन। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं न्यू वीडियोस के साथ जल्द ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।